आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो 2015 में आतंकवादी किसी बड़ी आतंकवादी घटना को देश के किसी भी हिस्से में अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न राज्यों में माओवादी घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है। 2014 में जहां 1091 माओवादी घटनाएं सामने आई थी, तो वहीं 2015 में केवल 586 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी गई है। पूर्वोत्तर में भी हालात में सुधार नजर आया है और 2014 में 824 मामलों के मुकाबले 2015 में केवल 323 उग्रवाद से संबंधित मामले ही प्रकाश में आए। तो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर ये जाता हुआ साल कैसा रहा और आने वाले साल के लिए क्या रहेंगी हमारी प्राथमिकताएं, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रवास कुमार मिश्रा, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक बीएसएफ और सीनियर फेलो वीआईएफ। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि अभी हमने आंकड़ों पर नजर दौड़ाई और जैसे गृह मंत्री भी बयान दे रहे थे, काफी कमी आई है। अगर हम आंतरिक मोर्चे पर देखें, चाहे वो आतंकवाद हो, माओवाद हो, पूर्वोत्तर का उग्रवाद हो, किस प्रकार से देखते हैं आप इस जाते हुए साल को? मैं 2015 के बारे में, पहले तो मैं राजनाथ सिंह जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने आज बताया है। उन्होंने ये बताने के बाद उन्हें पता नहीं कि आज ही छत्तीसगढ़ और आंध्रा बॉर्डर में एक खूंखार माओवादी को मारा गया है और वो काफी बड़ा आतंकवादी था छत्तीसगढ़ का जो कि मारा गया। इनके बाद हुआ, शायद तब तक उनको खबर नहीं लगा था। इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट माओवादी से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ देखे, सुकमा, नारायणपुर और मालकानगिरी। पहले एक चीज बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, लास्ट वीक में 75 माओवादी इकट्ठा अपने वेपन के साथ छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करके आ गए। अगर हम 2 महीना पहले का केस देखने चाहते हैं, ओडिशा में 2 विलेजर्स दो की उनको माओवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, पूरे के पूरे विलेजर्स आकर के एसपी मालकानगिरी के सामने आत्मसमर्पण किए कि हम नक्सलवादियों के साथ नहीं रहेंगे और अपना वेपन उन्हें हैंडओवर कर दिए। और ओडिशा के जो लीडर थे माओवादी सब्यसाची पंडा, उनको भी अप्रीहेंड किया गया। ये बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन अगर हम माओवादी का देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में जो डेवलपमेंटल वर्क्स हुआ है और मालकानगिरी में जो डेवलपमेंट वर्क्स हुआ है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किए हैं, उसके साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ गोली को गोली से मैं ये नहीं बताता हूं कि वेपन से उनको कंट्रोल किया गया। डेवलपमेंट और हम जो इंटीरियर एरियाज में अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो एंटर किया, उसके वजह से ये चीज हुआ। मोदी जी का जो विजिट हुआ था जगदलपुर में, उसके बाद तो एजुकेशनल हब आया जगदलपुर में, इसका भी काफी इफेक्ट पड़ा है। अगर उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट को जाते हैं, पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें, का अगर बात करते हैं, एक इंसिडेंट बड़ा हुआ है जो कि समताल में हुआ था, जो कि असम राइफल के ऊपर अटैक हुआ था। उसको छोड़ करके तकरीबन पूरा शांत रहा। हमको NSNIM के साथ पैक्ट हुआ, NDFB के साथ कोई ज्यादा ये नहीं हुआ है। KLNLF के साथ एक्ट हो चुका है, उन्होंने भी ऊपर उठ के नहीं आ रहे। सबसे बड़ी चीज है कि पूरे इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर में BGB और BSF का जो इंट्रैक्शन है, इतने अच्छा रहा। मोदी जी का और सुषमा स्वराज का विजिट के बाद बांग्लादेश में एक राउंड भी फायर नहीं हुआ है बॉर्डर में। उसके साथ साथ अनूप चेतिया, जो लास्ट 10 साल हम कोशिश कर रहे थे कि अल्फा का लीडर अनूप चेतिया को भारत को सौंपा जाए, वो भी बांग्लादेश ने हमको सौंप दिए। और जितने हमारा 100 से ऊपर मिलिटेंट कैंप्स, बांग्लादेश के मिलिटेंट कैंप्स और इंडिया का भी जो मिलिटेंट कैंप PLA और NSNIM और NSNK का जो हमारा बॉर्डर के अपोजिट वहां पर चल रहा था, वो सब के सब कैंप शेख हसीना ने बंद करवा दिए। ये बहुत बड़ी चुनौती था हमारे लिए। और एक साल में इतनी चीज होगा। और एक अच्छा चीज मैं बताना चाहता हूं, जो ब्रिटिश के टाइम से चलते आ रहा था एनक्लेव्स, रंगपुर का जो महाराजा जो एक्सचेंज किए थे एनक्लेव्स, उसका जो स्वैपिंग हो गया, उसमें जो बॉर्डर में जो तकलीफ होता था, बॉर्डर का फेंसिंग नहीं बन सकता था, ड्रग्स आते थे, माफियाज आते थे और उसके साथ साथ FICN आते थे और मिलिटेंट सेंट्रिक कर रहे थे। अब जो फेंसिंग है पूरे स्ट्रेट हो गया, सर्क्यूटस बॉर्डर नहीं रहा और एनक्लेव स्वैपिंग होने के बाद काफी उन्नति उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो गया।
और वो जो लोग थे किसी स्टेट को बिलोंग नहीं करते थे, अब वो किसी स्टेट बिलोंग करने लगे। मिश्रा जी, अगर हम ओवरऑल आतंकवादी घटनाओं की भी बात करें देश के तमाम हिस्सों में, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई मेजर इंसिडेंट इस प्रकार का नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी थम्स अप वाली एक चीज है जो हम देख सकते हैं 2015 मैं उत्तर पूर्व और माओवादी के छोड़ करके मैं दूसरी स्टेट को जाने वाला था, बॉम्बे हो हमारा कहीं पर महानगर हैं सारे। जो मिलिटेंट्स आते थे पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स आते थे, आप देखिए पाकिस्तान का स्पाई, जो आईएसआई का स्पाई इंडिया में सब जगह थे। लेकिन अब जो लास्ट 1 ईयर में 2015 में जो आईएसआई का स्पाइस पकड़े गए हैं, आप बरेली देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, सब जगह अलकायदा और आईएसआई का स्पाइस ऑलरेडी पकड़े गए हैं। इतना कभी भी इतना तादाद में कभी नहीं पकड़े गए। एक स्टेटमेंट अजीत डोभाल साहब की एक आई थी, उन्होंने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जो ये आने वाला समय है इसमें जो आपका शत्रु रहेगा वो दिखाई तो पड़ेगा नहीं, इनविजिबल होगा, और आपका जो बैटल ग्राउंड होगा, आपका जो लड़ाई का मैदान होगा, वो आपकी सिविल सोसाइटी होगी। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चुनौती क्या नहीं है आने वाले टाइम के लिए, कि आपको अपना शत्रु दिखेगा नहीं और आपका जो बैटल ग्राउंड होगा वो वहीं अंदर, मतलब आपका जो आंगन है घर का, जो आपका आंतरिक में होगा। तो ये कितना बड़ा एक सवाल है जो कि आने वाले समय में हमें एड्रेस करना है। डोभाल जी बिल्कुल सही बोले हैं कि बॉर्डर हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया ठीक है, हम सुरक्षित रख सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे दुश्मन है अपोजिट साइड में है, वो क्या चाहते हैं कि अगर हमारा देश को उन्नति के माध्यम, विकास के माध्यम पे रुका जाए, तो अंदरूनी एरिया, इंटीरियर एरिया, इंटरनल एरिया में वो उसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं। नंबर 1 FICN के तरीके से, दूसरा है मिलिटेंट्स के थ्रू में, तीसरा है ड्रग्स के माध्यम में। ये चीज जो होगा, ड्रग्स, FICN और जो उनका जो स्लीपर सेल्स के साथ जो कांटेक्ट है, ये बढ़ेगा। जो अलकायदा और JUD, जमातुल दावा और लश्कर तोयबा, वो कोशिश जरूर करेंगे। हमारा जो स्लीपर सेल्स यहाँ पर है, इंडियन मुजाहिद्स हो गए, सिमी हो गए, और लश्कर तोयबा का ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है, प्लस हमारा जो फंडामेंटल ग्रुप्स, रेडिकल ग्रुप्स हमारा असम में और मणिपुर में है, और नॉर्थ ईस्ट में है, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, उनके साथ टाई अप करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। उनको वेपन देने के लिए, अभी जैसा नारू को थाईलैंड ने हैंडओवर किया, अब पता लगा कि नारू जो वेपन चलाता था, ऑल चाइनीज मेड ओल्ड वेपन्स नारू थाईलैंड से ला करके NSN-IM के थ्रू में PLA को देते थे, और साथ साथ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को देते थे। तो ये कोशिश करेंगे कि इंडिया को कमजोर करने के लिए इंटीरियर उनका आंख रहेगा, हमारा इंडस्ट्रीज कहां पर है, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहां पर है। ड्रग्स का माफिया जो आएंगे वो हमारा जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल से उनको तबाह करेंगे। जी, और मिश्रा जी, वैसे तो इसमें ये इतना बड़ा विषय है कि बहुत छोटे समय में करना बड़ा मुश्किल, लेकिन साइबर जो क्राइम है और उसके जो सिक्योरिटी है, ये भी एक अहम प्रश्न है जिसको हमें आगे साल में जरूर इसके ऊपर कुछ ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए कि जिससे साइबर सिक्योर कर सके हम अपनी। मैं इसके बारे में नीलम बताना चाहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर ट्रेनिंग के बारे में। हाँ, मैं मानता हूं कि आज तक जो है हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर ट्रेनिंग में वीक है। सिर्फ साइबर मैं ये नहीं चाहता हूं कि ब्लॉक में या पुलिस स्टेशन में आप पुलिस सब इंस्पेक्टर लोगों को साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट करें। साइबर तो कहीं पर भी बैठ करके साइबर सिक्योरिटी जो है ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट भी इस साल जो है 2015 में साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग का कुछ असर देखने को मिले हैं, क्योंकि जितने IS का यूथ बॉम्बे, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और केरल से गए थे, उनका पता तभी लग सका जो सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से। तो साइबर सिक्योरिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उसका ट्रेनिंग जिसमें हम वीक है। अब इसको अगर पर्टिकुलरली NCRB और इस टाइप का संगठन जो है, इसको पूरे ब्लॉक लेवल, मैं चाहता हूं कि SHO लेवल में, पुलिस स्टेशन लेवल में इसको बढ़वा दिया जाए। साथ साथ में हम सिर्फ न सोचे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, सिक्योरिटी
इम्प्लीमेंटेशन उसको ट्रेनिंग दे करके जो हमारा सोशल मीडिया में बिल्कुल जो सिविलियंस है वो भी जो साइबर सिक्योरिटी में अगर उनके नजर में कोई आता है तो ये इंफॉर्मेशन अपना जो सिक्योरिटी सेटअप को मिलना चाहिए। तो ये अगर हम इसको बढ़वा दे सकते हैं और उसका इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं तो हमारा जो यूथ का ब्रेन वॉशिंग होता है वो नहीं हो यूथ जो बिगड़ जाते हैं और उनको जो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है आप किस तरीके से आप सीरिया पहुंच सकते हैं केरलेस से बिल्कुल मैक्सिमम हम सोचते हैं कि हैदराबाद, बम्बे और जम्मू कश्मीर, लेकिन केरला का यूथ जो है वो स्लीपर के सेल के साथ ज्यादा उनका ब्रेन वॉशिंग होता है। केरला से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जाते हैं दुबई और सऊदी अरबिया, जहां पर वो इजीली वहां पहुंच जाते हैं, वहां से सीरिया इराक को चले जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो सामंजस्य और तालमेल है इसको तो बढ़ाने की बहुत बड़े लेवल पे जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए और अपना बातचीत बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे हम।